राम जी का ससुराल कहाँ है? राम जी का ससुराल ससुराल कहाँ है? जनकपुर में। और जनकपुर कहाँ है? जनकपुर है नेपाल। कहते हैं ना सीता जी जनक नंदनी है। ठीक है, इसका मतलब रोटी बेटी का रिश्ता है यहाँ पे। यहाँ से बेटी आई है, यहाँ से हम बहू लेकर आए हैं, अयोध्या आई हैं। और इसीलिए भारत नेपाल के रिश्तों को हम कहते हैं कि ये रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता है इन दोनों देशों के बीच में, क्योंकि राम जी का ससुराल है यहाँ पे। ठीक है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। और ये जो व्यक्ति इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये नेपाल के मुखिया हैं, ये भारत के मुखिया हैं। केपी शर्मा ओली जो है ये हाल ही में विवाद में आ गए थे। 21 जून को हमने योगा दिवस मनाया, और योगा जब दिवस मनाया तो इन्होंने कह दी, स्पीच दे दी कि योगा भारत में तो पैदा ही नहीं हुआ, योगा तो नेपाल का है। तो बड़ा विवाद हो गया कि यार क्या है प्रूफ आपके पास, क्योंकि हमारे पास तो कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं, कई सारे साहित्य हैं, कई सारे हमने अ, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं कि हम बता सकते हैं कि योगा जो है भारत में हुआ है। ठीक है, पतंजलि यहीं के थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कह दिया भाई 21 जून को। और ये पिछले 1-2 साल से बहुत कुछ कहते आ रहे हैं। मतलब ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये भारत के खिलाफ काफी चीज कह चुके हैं। क्योंकि देखिए एक चीज में, पॉलिटिक्स में एक चीज होती है कि जब किसी भी नेता को लगता है कि यार उसकी कुर्सी खतरे में, तो वो देश राष्ट्रवादी बातें करता है, नेशनलिस्ट बातें करता है। और भाई अगर हमारे देश को खतरा है तो जिससे खतरा है उसको पैदा करना पड़ेगा। तो जिस तरह भारत अ, पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाता है और जब भी होता है तो पाकिस्तान की बात करता है, उस तरह नेपाल आजकल पिछले 1-2 सालों से नेपाल का सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया। वैसे है नहीं, रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन इनकी कुर्सी डावाडोल है। इनको लग नहीं रहा है कि चुनाव अगला जीतेंगे। बड़ी अस्थिरता है नेपाल की पॉलिटिक्स में, इसलिए ये बहुत ज्यादा एंटी इंडियन स्टैंड देते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में देखें, इमरान खान भारत के बारे में बोलता रहता है। इसराइल में देखें, वो ईरान के बारे में बोलता रहता है, ईरान इसराइल के बारे में बोलता रहता है। ठीक है, अमेरिका के बारे में देखें तो रशिया के बारे में बोलता है, रशिया अमेरिका। तो हर देश में यही हो रहा है, एक देश पहले दूसरे देश को दुश्मन बनाता है, फिर वहां की जनता में उसके खिलाफ गलत गलत बातें बोलता है। जैसे आप देख ही रहे, भारत में पाकिस्तान शुरू हो जाइए, नेपाल में इंडिया शुरू हो जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, पॉलिटिक्स। और ये हर देश में होता है। हम हमारे देश में भी हो रहा है, नेपाल में भी हो रहा है, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, चाइना, जितने भी विकसित देश है वहां भी हो रहा है, जितने भी गरीब देश है वहां भी हो रहा है। तो भी सबसे बड़ी है पॉलिटिक्स। खैर, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन अभी 21 जून वाली जो घटना है मैंने आपको बता दी कि ये भाई साहब कह रहे थे केपी शर्मा ओली कि योगा तो नेपाल की पैदाइश है, नेपाल का है, इंडिया का तो है ही नहीं, और इंडिया क्यों मनाता है। और जबकि हमने देखा है कि मोदी जी के अथक परिश्रम से, मोदी जी 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, और 2015 में ही इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जाके वहां पे एक वो रखा, प्रस्ताव रखवाया कि भाई 21 जून को क्या मनाओ, इंटरनेशनल योगा डे मनाओ। 21 जून को क्यों मनाया गया है, ये एक ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है। इस दिन कुछ होता है, क्या होता है मुझे आप लोग बताएंगे कि इस दिन सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ी रात है। सोलिस्टिस होता है कि इक्विनॉक्स होता है, ये ज्योग्राफी वाला टर्म है, ये आप लोग ढूंढना। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे करके समर मनाया गया, यूनाइटेड सोलिस्टिस। नेशंस में ये प्रस्ताव आया। और आज तक की यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में सबसे अधिक वोटों में इसका मान लिया गया कि हाँ, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाएगा, 21 जून को। तो 2016 से हर साल योगा डे मनाया जा रहा है, इस बार भी मनाया गया था। ठीक है, तो अभी इन्होंने ऐसी बात कह दी। खैर, तो रोटी बेटी का रिश्ता है, ये भी केपी शर्मा ओली है। अब जो नेपाल में पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मतलब वहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा ज्यादा है। और कम्युनिस्ट पार्टी एक जगह और है, चाइना में है। तो इनका अभी फिलहाल मतलब जब से आए हैं पावर में, पहले भी रह चुके हैं कई, तो इनका ज्यादा झुकाव चाइना की ओर है। खैर वो क्या है, कैसा झुकाव है हम लोग आगे देखेंगे। तो इन आदमी को आप ध्यान रखिएगा, केपी शर्मा ओली हैं। अभी 5 दिन पहले इन्होंने बोल दिया कि योगा इनके देश का है। ऐसे बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं अपनी अपनी कुर्सी चमकाने के लिए बस। जैसे हमारे देश में हम कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारे नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, वैसे उधर भी होता है, हर देश में हो रहा है। अब थोड़ा सा मैप को देख ले, ये आप देख रहे हैं, ये नेपाल है।
तो नेपाल कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड है यूपी, थर्ड है बिहार, फोर्थ है ये देखिए वेस्ट बंगाल आ रहा है, और फिफ्थ है सिक्किम। मतलब नेपाल के साथ हमारी 5 स्टेट की बॉर्डर लगती है। ये आपको क्लियर हो गया। और नेपाल के साथ और जो बड़ी बॉर्डर है वो किसकी? चाइना की लग रही है। ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है। और आप नेपाल का एक बार आप अच्छे से मैप फिर देख लीजिए कि उत्तराखंड, इसका जो पश्चिमी बॉर्डर है वो उत्तराखंड के साथ लग रहा है, और इसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ लग रहा है। बहुत ही पेट क्वेश्चन है यूपीएससी की, इस तरह पूछ लेते हैं। ठीक है कि इससे अगर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे और नेपाल की बॉर्डर बॉर्डर चलेंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा? तो पहले उत्तराखंड मिलेगा, फिर हम यूपी क्रॉस करेंगे, फिर बिहार क्रॉस करेंगे, फिर पश्चिम बंगाल क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो एक आपने मैप देख लिया, 5 स्टेट से बॉर्डर लग रही है। आगे चलते हैं। अब कुछ ये एक माइंड मैप है, ये मैंने दृष्टि की साइट से उठाया था। इस माइंड मैप में एक तरह से पूरा समरी है, और वही चीज यहाँ भी लिखी हुई, नीचे भी लिखी हुई है। तो थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने रिश्ते के बारे में बोला कि भैया रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता क्यों है? क्योंकि सीता जी जो है जनक नंदनी, जनकपुर जो है वो नेपाल में है। ठीक है। भारत सरकार एक प्रोजेक्ट चला रही है यहाँ पे, उसका नाम है अरुण 3। अरुण 3 इसका मतलब अरुण 1 और अरुण 2 भी बन चुके हैं। ये एक हाइडल प्रोजेक्ट है। हाइडल मतलब पानी से हम बिजली बना रहे हैं। तो पानी मतलब कहाँ से आया पानी? तो नदी से है पानी। तो ये जो अरुण है, अरुण नाम की एक नदी है, ये कहाँ पे है? नेपाल में है। इस नदी पे हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाया है, अपना पैसा हमने लगाया है। और हमारी एक कंपनी सतलुज विकास निगम लिमिटेड, वो सब कुछ यहाँ काम कर रही है, और इससे जो बिजली बनेगी वो नेपाल के हित में आएगी। तो ये एक हमारा डेवलपमेंट वर्क नेपाल में चल रहा है, और जिससे हमारे और नेपाल के रिश्ते और अच्छे हों। अगर इतिहास के तौर पे देखो तो सबसे बड़ा इतिहास ये कि जनक नंदिनी जो है या सीता माता जो है वो नेपाल की है। उसके बाद का इतिहास अगर उसके इतर देखें तो आपको पता होगा कि जो बुद्धिज्म है, उसके जो प्रवर्तक है वो है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है, जन्म स्थान, वो कहाँ पे? कोई मुझे बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी कहाँ है? आज नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध वहां पे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद भारत और नेपाल की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 1950 में। देखिए आप नेपाल का आपने मैप देखा है, नेपाल लैंड लॉक्ड देश है, उसके पास समंदर का एक्सेस नहीं है। तो उसको अगर ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो वो भारत पे हमेशा डिपेंडेंट रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत से ही वो अपना माल समंदर के रास्ते कहीं भेज सकता है, कहीं कभी माल समंदर के रास्ते भारत के थ्रू मंगा सकता है। तो इसी को देखते हुए 1950 में हमने भारत नेपाल एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। फ्रेंडशिप ट्रीटी मतलब एक मैत्री संधि हमने 1950 में नेपाल के साथ साइन की थी, और ये कहा था कि भाई नेपाल का जो ट्रेड है वो भारत के थ्रू होके जा सकता है, और नेपाल की जो पूरी सुरक्षा है, नेपाल की जो पूरी सिक्योरिटी है वो भारत देख लेगा। मतलब नेपाल पे कोई हमला कर देगा तो भारत अपनी आर्मी लेकर खड़ा हो जाएगा। और भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो एक तरह से ओपन बॉर्डर है, आप भी नेपाल जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई आपको वीजा पासपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, चेक पोस्ट बने हैं लेकिन आप आ जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और भारत का रुपया भी वहां पर चलता है, और उनका रुपया भारत में चल जाता है। आप लोगों ने कई नेपाली लोगों को देखा होगा भारत में काम करते हुए, कई नेपालियों को देखा होगा, खासकर जब सर्दी आती है तो वो स्वेटर बेचते हैं। तिब्बती तो यहीं के हैं, लेकिन नेपाली भी उनके साथ ये करते हैं। और फूड चेन्स में आपने देखा होगा, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उसमें नेपाली लड़के बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है बड़ा खुला हुआ है। और भारत नेपाल का जो बॉर्डर है उसे गार्ड करती सीमा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी उसको गार्ड करता है। और ये जो पूरी गार्डिंग है वो हमने देखा है कि 5 हमारे स्टेट है, उनके साथ हमारी सीमा इसकी लगी हुई है। ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात करें इम्पोर्टेंस क्या है नेपाल की, नेपाल की जरूरत क्या है, तो भाई आपने देखा है कि नेपाल जो है वो सैंडविच है। ये नेपाल है, ये नेपाल है, ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया, एक तरह का सैंडविच है। तो नेपाल जो है इसकी लोकेशन क्या है? ये एक तरह की बफर स्टेट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट रखा था कि भाई कल को हमारा जो दुश्मन है हम पे अटैक करे तो बीच में कोई होना चाहिए, और चाइना जो है वो हमारा दुश्मन है। कब से दुश्मन बना है? 1962 के वॉर्स के बाद से। और अभी जो है भारत और चाइना के बीच में जो नेपाल है बफर स्टेट के रूप में काम करता है। तो हम इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि हमें इसकी जरूरत है। दूसरा अगर हम बात करें तो
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर भी देखें तो नेपाल अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमने देखा है कि साउथ एशिया में धीमे धीमे चाइना की पैठ बढ़ती जा रही है। चाइना सबको BRI में ज्वाइन करता जा रहा है, और हमने बात की थी कि भारत और भूटान को छोड़ के सारे साउथ एशियन कंट्रीज ने BRI ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब नेपाल ने भी ज्वाइन कर लिया है। नेपाल की जो मेन पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो विचारधारा भी एक चल रही है। और अभी पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो मुखिया हैं KP शर्मा ओली, वो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है नेपाल की, हम पहले भी थी और अभी भी है। अगर हम इतिहास में बात करेंगे तो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ है, एंग्लो नेपाल वॉर। कोई मुझे बताएगा एंग्लो नेपाल वॉर एक ही बार हुआ है, वो कब से कब तक चला था? सर 1814 से 1816 सर। वेरी गुड। 1814 से 1816 चला था। और उसके बाद जो ने इसका एक संधि हुई थी, उसका नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि, उस सुगौली की संधि से एक तरह से बॉर्डर डिमार्केट हो गया था कि भाई नेपाल के राजा का क्या बॉर्डर है और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बॉर्डर है। और ये सुगौली की संधि याद रखिएगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे। डिस्प्यूट चल रहा है काला पानी विवाद, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अंग्रेजों तक ने नेपाल की लोकेशन समझ ली थी कि भैया ये हमारे और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम कर सकता है, और आज भी ऐसा ही है। चाइना हमारा दुश्मन है, युद्ध हो चुके हैं, और इसलिए हम नेपाल को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और दूसरा, नेपाल का पूरा जो ट्रेड है वो हम पर डिपेंडेंट है, नेपाल की सिक्योरिटी हम कर रहे हैं। और नेपाल आज से 8 साल पहले तक इकलौता दुनिया में इकलौता हिंदू देश था वो। ठीक है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि काफी ज्यादा जिसे हम कहते हैं श्रद्धेय है, यानी काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं हम, इम्पोर्टेंस रखता है हिंदुओं में पशुपतिनाथ का मंदिर। ठीक है। तो और कई सारे हिंदू पिलग्रिम्स वहां जाते हैं। तो हमारे लिए अच्छा, मैं धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसके ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा से रही है। आज से 200 साल पहले अंग्रेजों के समय भी उन लोगों ने समझ लिया था कि नेपाल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। और कई सारी ऐसी नदियां जो नेपाल से निकलती हैं, और वो हमारी जो गंगा नदी है उसकी क्या बन जाती है, सहायक नदियां बन जाती हैं। जैसे गंडक है, काली है, शारदा है, और घाघरा, वो क्या नाम है, एक दो और है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी नदियां जो है अल्टीमेटली गंगा में सहायक नदियां बन जाती है। गंगा की वजह से आपने देखा है कि यूपी बिहार का पूरा एरिया जो है वो गंगा यमुना का प्लेन्स है, उसको पूरी एरिया को सींचता है, पानी देता है। तो अगर वाटर के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। और जैसे मैंने बोला, पशुपतिनाथ का मंदिर जो पिलग्रिम साइट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब जब हम ये देख रहे हैं, नेपाल का एरिया काफ़ी छोटा है, नेपाल सैंडविच है, नेपाल डिपेंडेंट है, नेपाल के पास कोई कोस्टल लाइन नहीं है, नेपाल देश भी बहुत छोटा सा है। तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ कई सारे क्षेत्रों में काम करें और उसका सहयोग करें। अभी जैसे देखा, कोविड-19 फैला हुआ और वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने चलाई है, और वैक्सीन डिप्लोमेसी में पूरे साउथ एशिया में हमने पाकिस्तान को छोड़ के सबको वैक्सीन दी, क्योंकि पाकिस्तान ने वैक्सीन ली ही नहीं हमसे, तो हमने दी भी नहीं। और वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने 10 लाख डोज नेपाल को दिए। और उसके बाद जब हमारे यहाँ सेकेंड वेव आ गई और वैक्सीन की कमी हो गई, तो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी रोक दी, हॉल्ट कर दी। और अब नेपाल, अभी 10 दिन पहले की न्यूज़ ये है कि नेपाल जो है वो चाइना की जो साइनोवैक वैक्सीन है उसको खरीद रहा है। $10 या $15 प्रति वैक्सीन खरीद रहा है वो, क्योंकि उसके यहाँ कोविड-19 कंट्रोल में नहीं आए हैं, उनके यहाँ वैक्सीन सबको नहीं लग पाई। 10 लाख वैक्सीन से क्या होगा? वह बहुत दिन तक वो लोग वेट करते रहे कि भारत से वैक्सीन मिलेगी, और भारत की स्थिति ये हो गई कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे, इसलिए हमने मना कर दी। और अब ये फिर से चाइना की गोद में गया है, क्योंकि उसको वैक्सीन वहाँ से मिल रही है। लेकिन फिर भी हमने शुरुआत में, जब दुनिया वैक्सीन नहीं दे रही, तब हमने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी या वैक्सीन मैत्री के तहत नेपाल को 10 लाख डोज दिए थे। ठीक है। ट्रेड इकोनॉमी में हम जो नेपाल का जो व्यापार है उसको हम कई सारी छूट देते हैं। नेपाल के जो ट्रक्स आते हैं उनको उनके परमिट में बहुत सारी छूट देते हैं। उनके साथ हम उन पे जो काउंटर टैरिफ लगता है उसमें बहुत छूट देते हैं। हमारे जो चेक पोस्ट है इंडिया और नेपाल की, उसमें जो पेपर वर्क है वो बहुत कम है, जिससे ट्रेड और इकोनॉमी अच्छी बढ़ती। कई सारे नेपाली लोग भारत आते हैं काम करने, क्योंकि मोटे तौर पे एक भारतीय रुपया नेपाल के 2 रुपये बराबर है। ठीक है। या नहीं, सॉरी, 1 रुपया नेपाल के 10 रुपये बराबर है। 1/10 का रेशियो है। तो बहुत सारे नेपाली यहाँ काम करने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ धंधा करने आते हैं, और
एक तरह से ओपन ही बॉर्डर है, तो नेपाल की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। 1816 में जब ये युद्ध खत्म हुआ था, तो सुगौली की संधि हुई थी, तब अंग्रेजों ने उस समय देखा था कि ये नेपाल में जो गोरखा लोग होते हैं, ये लोग बहुत ब्रेव होते हैं, और तब से गोरखा रेजिमेंट बनी थी। डलहौजी ने बाद में एक नई गोरखा रेजिमेंट बनाई थी, और आज भी कई सारे गोरखा इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं एज ऑफिसर, एज सोल्जर्स। और गोरखा भारत की आर्मी के अलावा ब्रिटेन की आर्मी में सर्व कर रहे हैं, सिंगापुर की पुलिस में सर्व कर रहे हैं। तो ऐसा आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेपाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। गोरखा हमें वहाँ से मिलते हैं। और हमने जब भी वहाँ भूकंप आता है, अभी 2 साल पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, वो पशुपतिनाथ मंदिर भी डैमेज हुआ था, हमने उसको बनवाया। उसके 1 साल पहले माउंट एवरेस्ट वाला जो हिस्सा है सागर माथा, वहाँ पे जब हिमस्खलन, जब भूकंप आया था नेपाल में, तब हमने बहुत सारी डेवलपमेंट एड दी नेपाल को। नेपाल को सरकार, भारत सरकार समय समय पर बहुत सारी डेवलपमेंट एड देती रहती, क्योंकि गरीब देश है, छोटा देश, और लैंड लॉक्ड है पहली चीज। ठीक है। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो हमारे और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है सूर्य किरण, और ये रेगुलर होती है, जिससे हम जो नेपाली आर्मी उसको ट्रेन करते हैं, साथ में काम करते हैं। हमारी जो यूपीएससी है, जो हमारी एनडीए है, आईएमए है, वहाँ पे हम नेपाली सिटीजन को प्रेफरेंस देते हैं। नेपाली, भूटानी ये लोग आते हैं यहाँ पे, एग्जाम निकालते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर अपने देश में आके सर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद कल्चरल टाइज देखा जाए, सांस्कृतिक टाइज देखा जाए, तो भाई मैं कह रहा हूँ, वहाँ से 10 साल पहले तक दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल ही था, और नेपाल से कई हिंदू से जुड़े हुए जो पिलग्रिमेज है, या फिर दर्शनीय स्थल है, या आध्यात्मिक स्थल है, वो नेपाल में है। तो हमारे कल्चर बहुत पुराने हैं, वो गौतम बुद्ध के समय से कल्चरल टाइज है, और सीता माता तो वहीं से है। ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इसका मतलब जब जब वहाँ पे आपदा आई है, हमने उनकी मदद की है। इंडियन कम्युनिटी बहुत सारी नेपाल में रहती है, बहुत सारे नेपाली भारत में रहते हैं। ठीक है। और कई क्षेत्रों में भारत जो है नेपाल के साथ क्या है, मल्टीलेटरल पार्टनरशिप कर रहा है। जैसे हम बात करें सार्क में भारत नेपाल साथ में है। बिम्स्टेक में भारत नेपाल साथ में है। जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है नैम, उसमें भारत नेपाल साथ में है। उसके बाद कनेक्टिविटी में बात की जाए तो मैंने बताया था BBIN नाम की कनेक्टिविटी में हम काम कर रहे हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, सॉरी भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल है। ठीक है। हमने रक्सौल रक्सौल एक जगह है हमारी बिहार में, और काठमांडू जो उनकी राजधानी है, उसके बीच में हमने रेलवे लाइन शुरू की है। इसी ये चीज सब मिलेगी इसमें, मैं तो इसमें जो माइंड मैप में दिया वो सब हम देख रहे हैं। ठीक है। अब चैलेंजेस की बात जो है, मतलब क्या क्या हमारे सामने इश्यूज आए हैं, इसमें एक सबसे बड़ा जो इशू आया है कि भाई जो काला पानी विवाद है वो क्या है, उसको अपन को डिस्कस करना है। दूसरा इशू ये आया है कि हम समय समय पे नेपाल की कभी अगर मदद करने से चूक जाते हैं। सूर्य किरण क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में। सूर्य किरण, जब कभी हम नेपाल की मदद करने में चूक जाते हैं तो चाइना उसकी मदद कर देता है, और ये एक डर हमें है कि कहीं ये चाइना की अंडर में या चाइना की सॉवरेंटी में चला जाए, जिससे हम श्रीलंका से हाथ धो बैठे हैं। दूसरा अगर देखें कि जैसे मैंने बोला, भारत और नेपाल के जो बॉर्डर है वो क्या है, ओपन बॉर्डर। ओपन मतलब ज़्यादा यहाँ पे चेकिंग नहीं होती, तो बहुत सारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। कई नेपाली लड़कियों को गलत धंधों में भारत में यूज़ किया जाता है, स्मगलिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ से जो जानवरों का अवैध शिकार के जो, मतलब जानवरों का जो अवैध अवैध शिकार से जो उनके हमने तीत पाए हैं, बोन्स पाए हैं, या उनका जो फ्लैश है उसका बहुत होता है। दूसरा, यूपी से बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है, बिहार से बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है, तो बहुत सारा ट्रांस माइग्रेशन होता है। ठीक है। बहुत सारे नेपाली लोग इलीगली भारत में घुस जाते हैं, और रहते भी हैं, क्योंकि उनका जो फेस कल्चर, जो टेक्सचर है ना, वो नॉर्मल इंडियन जैसे मिलता है, तो ज़्यादा वो भिन्नता नहीं पता चल पाती। उसके अलावा अभी अभी क्या हुआ है, आज से 6 साल पहले, अगर मैं नेपाल का आप मैप देखेंगे, तो नेपाल का जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं तराई वाला एरिया। तराई, नीचे वाला जो एरिया इसे कहते हैं तराई। तराई आप लोग ज्योग्राफी का टर्म है। जब कोई नदी निकलती है पहाड़ों से, तो उसके बाद जब तक वो प्लेन में नहीं आ जाती, तब तक वो पत्थरों के नीचे नीचे बहती है। तो जब पत्थरों के नीचे बहती है, तो उसके ऊपर की मिट्टी हमेशा गीली मिलती है। आपको लगता है कि यह मिट्टी गीली कैसे है, लेकिन उसके नीचे नदी बह रही है। उसे कहते हैं तराई का रीजन। इसी तराई में आपको खादर, बांगर, भाबर ये सब मिलेगा, ज्योग्राफी के टर्म्स है। जो तराई वाला रीजन है, और इसी से बॉर्डर लगी मोस्टली इंडिया की। तो 2015 में एक मधेसी ब्लॉकेट हुआ था। मधेसी इस तराई वाले रीजन में एक बहुत बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका नाम है मधेसी। तो
तो मधेसी लोगों ने ब्लॉकेट कर दिया। ब्लॉकेट मतलब भारत से जो भी सामान जा रहा नेपाल में वो जा नहीं पा रहा था, नेपाल से कोई भी सामान भारत नहीं आ पा रहा था, ये मधेसी लोगों ने रोक दिया था। तो उस समय नेपाल की सरकार ने भारत पर इल्जाम लगा दिया था कि ये जो मधेसी लोग ब्लॉकेट कर रहे हैं इसको भारत उकसा रहा है, तब भारत नेपाल को तोड़ना चाहता है। तो मधेसी ब्लॉकेट में भारत बड़ा बदनाम हुआ था। खैर भारत ने कुछ ऐसा किया नहीं था, लेकिन ये जो तराई वाला पूरा बेल्ट है ये भारत से बॉर्डर लग रहा था, और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे ये मधेसी लोग थे। मधेसी, कभी आ सकता है मधेसी लोग कहाँ रहते हैं, तो नेपाल में रहते हैं। इन लोगों ने ब्लॉकेट किया था 2015 में, और उसमें नेपाल की जो मेन गवर्नमेंट है उसने आरोप लगाया था कि मधेसी लोगों को भारतीय लोग उकसा रहे हैं कि तुम अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है, और अभी बीच बीच में एक काला पानी विवाद हो गया, ये हम लोग देख लेंगे अभी क्या हुआ है। और अभी जैसे योगा वाला हो गया, अभी 6 महीने पहले नेपाल की सरकार ने एक नया मैप जारी किया, उस नए मैप में हमारी जमीन अपने पास दर्शा ली। जब भी नेपाल में कोई गड़बड़ होती है तो भारत का नाम लेके चिल्लाता है, जैसे हम इंडिया में हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है, ट्रस्ट इश्यूज तो है, और इसको लेके हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना बाजी मार ले जाएगा। ठीक है, तो अब चल लेती है। तो मैंने सिर्फ बेसिक बात बता दी, माइंड मैप में अगर देखना हो तो देख लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसमें हमने कोविशील्ड वैक्सीन इनको दी है। कोविशील्ड किसकी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है। उसके बाद मैंने बोला कई सारे चेक पोस्ट बने हुए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। चेक पोस्ट नेपालगंज, बहरावा, यहाँ सब बने हुए हैं। याद नहीं रखना है, आप याद क्या रखना है, जैसे पशुपतिनाथ का जो मंदिर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, टूट गया था, उसको हम रिपेयरिंग करवा रहे हैं। उसके बगल में जो नदी बहती है उस पे रिवर फ्रंट बना रहे हैं हम, कि नदी के किनारे किनारे आप चल सकते हैं। ठीक है, एक भंदर खाल नाम का गार्डन है, उसको रिस्टोर करवा रहे हैं। ये दोनों ध्यान रखिएगा, भारत करवा रहा है। जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा था, भारत ने सलमा डैम बनाया, भारत ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाया है, वैसे ही ध्यान रखना है कि नेपाल में क्या क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि नेपाल के जो विदेश मंत्री थे वो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की बैठक में आए थे और उन्होंने स्पीच दिया था। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कौन आया था, लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स क्या है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एक थिंक टैंक है, मतलब ये सरकार को सलाह देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस काउंसिल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का हेड कौन है? वो भारत का उपराष्ट्रपति। बस ये आपको ध्यान रखना है मोटे तौर पर। ठीक है, हिस्टोरिकल टाइज हमने बताई दिए हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता है। सीता जी यहाँ की हैं, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का। हमने कुछ सिस्टर सिटीज बनाई हैं, यानी बहन शहर। या सिस्टर सिटीज जो है इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना। काठमांडू की बहन कौन है? बनारस। लुम्बिनी की बहन कौन है? बोध गया। लुम्बिनी को तो याद कर सकते हो, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध पैदा हुए, बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और जनकपुर और अयोध्या को याद ही कर सकते हो, जनकपुर की सीता, अयोध्या का राम। तो ये कुछ सिस्टर सिटीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये बीबीआई का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हम कहाँ कहाँ इसके साथ बैठे हुए हैं। नेपाल के साथ बिम्स्टेक में हम हैं, नॉन अलाइंग मूवमेंट में है, सार्क में हम हैं। चाइना के इंटरवेंशन की हमने बात बताई दी है। अभी 1-2 साल पहले क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप जानिएगा। नेपाल की जो लोकल लैंग्वेज है वो है नेपाली। ठीक है, नेपाल ने, वहाँ की सरकार ने एक आदेश निकाल दिया कि अब जो नेपाल के सरकारी स्कूल है वहाँ पे नेपाल के साथ साथ, नेपाली के साथ साथ मंदारिन भी सिखाई जाएगी बच्चों को। मतलब ये तो वही बात हो गई कि भारत, भाई आप मंदारिन जगह इंग्लिश बोलते तो समझ में आता है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मंदारिन तो सिर्फ चाइना में बोली जाती है, चाइना के अलावा कहीं बोली नहीं जाती। फिर भी वहाँ पे एक आदेश निकल गया था कि नेपाली सरकारी स्कूलों में नेपाली के अलावा मैंदारिन भी सीखना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि नेपाल को समझ में आ गया कि आज नहीं कल हमारे बच्चे बड़े होकर चाइना में ही नौकरी करने वाले हैं, या आज नहीं तो कल हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो चाइनीज कंपनी नेपाल में आएंगी, तो वो तो मैंदारिन बोलेंगे, और जिसको मैंदारिन आती रहेगी, ये चाइनीज भाषा है मैंदारिन, तो वो उनको फायदा मिलेगा। तो अब देख लीजिए, एक तरह से दिख रहा है ना चाइना का कितना इसमें दखल हो गया कि उनकी भाषा तक वहां पे सरकारी स्कूलों में सिखाई जा रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ भूटान और भारत को छोड़कर सबने PRI प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। तो चाइना, नेपाल ने भी काफी पैसा लिया उधार चाइना से PRI के तहत। अच्छा, अब सवाल है काला पानी विवाद क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको।
काला पानी विवाद। हमने देखा था कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर, और उसके बाद एक संधि हुई थी, इसका नाम था सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि में मोटे तौर पे बात यह हुई थी कि भैया एरिया डिमार्केट कर दिया गया था कि क्या नेपाल क्या भारत, और उस समय भारत मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां पे डिमार्केट जो एरिया किया गया था वो एक नदी से किया गया था, उस नदी का नाम था काला पानी। इस नदी का क्या नाम था? काला पानी। ये कहा गया कि मैं पहले यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ। ये नदी है, इसका नाम है काला पानी। नदी के इस पार इंडिया रहेगा, नदी के इस पार क्या रहेगा? नेपाल। उस समय के नेपाल के राजा ने हामी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला ठीक है, नदी ये जो नदी है ये बॉर्डर है, अच्छी बात है। अब ये तो 1816 की बात हो गई, लेकिन जब से नेपाल आजाद हुआ है और जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम तो बोल रहे हैं कि भाई नदी जो है उसी से हम बॉर्डर बनाएंगे, लेकिन नेपाल नहीं मान रहा है उसको। अब हुआ क्या है ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ये जो पूरा एरिया है ये है डिस्प्यूटेड एरिया। डिस्प्यूटेड मतलब नेपाल कह रहा मेरा है, भारत कहता है मेरा है। वो हुआ क्या था, ये जो जगह है इसका नाम है, ये एक जगह है इसका नाम है दारचूला। दारचूला, यहाँ से हम एक रोड बना रहे हैं, ये जो डॉट डॉट है ना, यहाँ से हमने एक रोड बनाई, यहाँ से हमने एक रोड बनाई। और इस रोड का नाम, ये जहां तक गई है रोड, इस जगह का नाम है लिपू लेक। नहीं, इस जगह का क्या नाम है? काला पानी ही नाम है। चलो लिख देता हूँ काला पानी। काला पानी। हमने एक रोड कंस्ट्रक्ट की दारचूला से काला पानी, मतलब ये कच्ची रोड थी पहले, हमने इसको पक्की कर दिया। तो पहली चीज तो ये रोड जा आ रही है, असल में क्या इसी रोड से होते हुए हम लोग चाइना जाते हो। चाइना में क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे कैलाश शिव जी का वास है, ये आप लोगों को पता है। एक रास्ता था, यहाँ से लोग जाया करते थे पैदल। हमने इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो हमने इस रोड को बनाया, पक्की किया, और हमारे रक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो जो नेपाल है वो बिफर गया, बोला यार ये जो रोड बन रही नहीं हमारे इलाके में बन रही। तो हमने बोला यार पिछले 50 सालों से हम इस रोड से जा रहे हैं, हमारे लोग यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से सेना का मूवमेंट हो रहा है, तब तो तुमने नहीं बोला, आज पक्की रोड बन गई, तुम बोल रहे हो तुम्हारा इलाका है। तब नेपाल ने क्या बोला कि ये जो पूरा एरिया ये मेरा है, बिलोंग करता है, ये पूरा एरिया मेरा है। हमने बोला ये पूरा कैसे हो गया? भाई बात तो हुई थी नदी की ना, नदी के इस पार तो हमारा है। अब क्या हुआ है, नेपाल कह रहा है यहाँ पे एक जगह है उसका नाम है लिपू लेक। यहाँ पे एक जगह है इसका नाम है लिपू लेक। नेपाल कह रहा है जो काली नदी है, ये काला पानी का पूरा इलाका है, काला पानी, और नदी का नाम है काली नदी। नेपाल कह रहा है काली नदी निकलती है कहाँ से? यहाँ से, इधर से निकलती है लिपू लेक से, और इधर वाला एरिया पूरा मेरा हो जाएगा। और भारत बोल रहा था नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं कि नदी यहाँ से निकल रही, क्योंकि नदी का कोई निश्चित उद्गम स्थल है नहीं। नदी और बॉर्डर बनी थी सुगौली की संधि में कि नदी के वेस्ट में जो रहेगा वो भारत रहेगा। आज नदी के वेस्ट में जो भारत है, वहां पे जो राज्य है उसका नाम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड का एक जिला है उसका नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। आज अल्टीमेटली मोटे तौर पे बात यह कि हमारा बहुत बड़ा एरिया था, नेपाल ने उसको क्लेम कर दिया, और नेपाल ने बोला कि यहाँ पे हमारा एक राज्य है उसका नाम है सुदूर पश्चिम। सुदूर पश्चिम, ये जो एरिया है मेरे राज्य में आता है, सुदूर पश्चिम। तो विवाद क्या था? एक कच्ची सड़क थी जो कि दारचूला से होते हुए लिपू लेक जाती। लिपू लेक दर्रा है पास है, और लिपू लेक से हम चाइना में घुसते हैं, और चाइना में था कैलाश मानसरोवर। असल में ये था तिब्बत में, चाइना ने तिब्बत हड़प लिया। हमने यहाँ पक्की रोड बनाई, नेपाल बिफर गया कि तुमने रोड कैसे बना दी। हमने बोला यार रोड तो हमारे एरिया में थी। कोई डिफरेंस नहीं शिवानी, चाइनीज मंदारी नहीं है, ठीक है। हमने बोला ये रोड तो हमारे एरिया में थी, और जबकि यहाँ पे जो काला पानी वाला एरिया है लेपो लेक के पास, यहाँ इंडियन आर्मी बैठी हुई है, इंडियन आर्मी की पोस्ट 1962 से पोस्ट है। तो नेपाल बोलता नहीं नहीं ये पूरा एरिया मेरा है। असल में यहाँ पे एक लोकेशन, इसका नाम है लिम्पिया धूरा। यहाँ पे एक जगह इसका नाम है लिम्पिया धूरा, अलग मैप में दिखा दूंगा, एक और मैप मैंने रखा हुआ है। अब नेपाल इस पूरे एरिया को अपना बोल रहा है, जबकि है क्या, ये पूरा एरिया मेरा है, क्योंकि नदी यहाँ पे और इधर वाला हिस्सा इसका है। लेकिन अब नेपाल जो ने नया मैप रिलीज किया उसमें
ये पूरे एरिया को अपना बना दिया है, जो कि गलत है। और हम तो छोड़ने से रहे, क्योंकि हमारी यहाँ पोस्ट बैठी है, आर्मी बैठी है, 1962 से बैठी, चाइना के युद्ध के बाद से हमारी आर्मी यहाँ बैठी है। और हमने कहा अगर ये तुम्हारा ही एरिया था तो 1962 से जब यहाँ से आर्मी बैठी है तभी तुम हल्ला मार देते, तब तुम हल्ला नहीं मारे। आज तुम्हारी सरकार गिरने वाली है, तुम्हें लग रहा है तुम चुनाव नहीं जीतोगे, तुम भारत के नाम पे बिल फाड़ रहे हो कि भारत हमारा जमीन हड़प रहा है, भारत ने हमारा एरिया ले लिया। ये तुम अपनी लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। इसमें इसको थोड़ा सा अच्छे से एक और मैप से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस मैप में आप ये जो एरिया है, ये काला पानी का एरिया है, ये लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा के बाद से हम कहाँ जाते हैं, मानसरोवर। मानसरोवर सरोवर जाने के दो रास्ते हैं। ये जो रास्ता है ना, थोड़ा कठिन है, और एक रास्ता और है सिक्किम होते हुए नाथुला दर्रा, वो हम भूटान पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां क्या विवाद चल रहा है। ये जो जगह है इसका नाम है लिम्पियाधुरा पास। ठीक है, ये पूरा एरिया अभी नेपाल बोल रहा मेरा, लेकिन जब से नियम है क्या, और यहाँ पे एक जगह थी दारचूला, यहाँ पे जो जगह है वो है दारचूला। हमने क्या किया, दारचूला से काला पानी तक एक रोड बना दी, हमने एक रोड बना दी, और रोड हमने नदी के किनारे किनारे बनाई, और नेपाल बोलता है ये जमीन मेरी है। तो भाई तुम इसी जमीन पे रहते ना, तुमने तो पूरा एरिया ही मार लिया। ठीक है, और ये काली नदी को का जो उद्गम स्थल है उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। नेपाल बोल रहा है कि जो काला पानी यहाँ से निकली काली नदी, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस मैप में, लिम्पियाधुरा से एक काली नदी निकल के आ रही है, छोटी सी नदी है, ये इसका नाम काली नदी है, कहीं कहीं इसको काला पानी नदी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यही काली नदी थोड़ा आगे जाके महाकाली बन जाती है, और यही महाकाली थोड़ा आगे जाके सरयू बन जाती है। और ये जो नदी है ना सरयू, इसके किनारे कौन सा शहर बसा है, कोई बताएगा? सरयू के किनारे अयोध्या। कौन सा शहर है? अयोध्या। अयोध्या, है ना। तो बड़ा विवाद है, बड़ा मतलब फ्री फालतू का विवाद है, कोई विवाद नहीं था। सुगौली की संधि में सब कुछ डिस्कस था, नेपाल ने जानबूझ के विवाद खोला। तो काला पानी इशू आप जान लीजिए, लोकेशन जान लीजिए, लिम्पियाधुरा इधर है, काला पानी इधर है, लिपु लेक पास इधर है, बस इतना आप जानिए। नदी कौन सी, काली नदी है। बाद में ये इधर से आती काली नदी, इधर से एक और नदी आती है, बन जाती महाकाली। लेकिन विवाद है काला पानी को लेकर। काला पानी जो है एक लोकेशन है, एक एरिया है। काला पानी ऐसी जगह नहीं कि हम पानी काला है, काला पानी एक जगह का नाम है। असल में आप ये एक ऐसा ऊंचा पहाड़ है, ऐसा ऊंचा जगह है कि यहाँ पे हमारी आर्मी की पोस्ट है। हमें फायदा ये होता है कि हमारे जवानों के जो ऊपर पोस्ट है, तो हम चाइना अगर यहाँ से घुसता है ना तो हम देख लेते, गोली मार देते। तो चाइना भी नेपाल को भड़का रहा है कि इस पोस्ट को खाली कराओ, ये एरिया इनसे छीनो, क्योंकि हम यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते। और ये जो पूरा डैश 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 एरिया, ये भारत के अंडर में, अभी हमारी आर्मी खड़ी है यहाँ पे, लेकिन नेपाल बोल रहा है पूरा पूरा उसका है। तो लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, काला पानी, इनकी लोकेशन ध्यान रखना। ये है लिम्पिया, इधर है लिपु, और इधर है काला पानी। ऐसे मैप बना लेना, बस देख लेना। और जो लिपु लेक है, अगर कोई पूछे किस राज्य में है, तो आपके उत्तराखंड में। ये काला पानी उत्तराखंड में किस जिले में आता है, तो मैंने बताया है पिथौरागढ़ नाम का जिला है। और नेपाल बोलता है नहीं नहीं, ये तो मेरा सुदूर पश्चिम नाम के इलाके में आता है। तो नेपाल किस इलाके में क्लेम कर रहा है कि मेरा जो शहर है सुदूर पश्चिम, मेरा जिला उसमें आता है, और हम बोलते भाई हमारा जिला है पिथौरागढ़ नाम का, उसमें आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। यह है काला पानी विवाद। और अभी क्या हुआ, नेपाल ने एक नया मैप निकाला, और ये जो पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को अपना दिखा दिया उस नए मैप। तो भारत सरकार बिफर गई, भारत सरकार ने विरोध जताया कि क्या कर रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भी नया मैप निकाला था, और हमारा पूरा जूनागढ़ वाला एरिया, जैसे आप अगर गुजरात को देखेंगे तो गुजरात ऐसा है, यहाँ पे एक एरिया है जूनागढ़ का, तो पाकिस्तान ने इस एरिया को अपना बना दिया। तो सब इन लोगों का दिमाग घूम गया है, कुछ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए मैप में जूनागढ़ उसका हो गया। और अभी एक दिन पहले ट्विटर ने नया मैप निकाला, और उसमें तो उसने अक्साई चिन्ह भी हमारा चाइना को दे दिया, लद्दाख भी चाइना को दे दिया, है ना। तो अभी तो सब नया नया मैप निकाल रहे। तो जो मैप कंट्रोवर्सी है ना, वो बस आप ध्यान दो। काला पानी विवाद समझ गए आप, इसकी जड़ें कहाँ से है? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर। और उस संधि से एक बॉर्डर बनाई गई थी कि जो काली नदी है, असल में बॉर्डर कैसी थी देखिए, नेपाल ऐसा है, इधर बॉर्डर बनाएगी किसी काली नदी की, काली नदी के वेस्ट में इंडिया, और इधर एक नदी है उसका नाम है सुस्ता। क्या नाम है? सुस्ता नदी। सुस्ता के ईस्ट में भी क्या है? इंडिया। यहाँ पे ईस्ट में क्या आ जाएगा? सिक्किम आ जाता है, सिक्किम, है ना। सुस्ता को लेकर भी विवाद है, सुस्ता को भी लेकर विवाद है कि ये किसका एरिया है, सुस्ता। और ये जो हमारा पश्चिमी चंपारण वाला जिला है बिहार का,
उसके पास है, और काली ये है। तो काली कौन सा एरिया है नेपाल का? वेस्टर्न एरिया। सुस्ता कौन सा एरिया रहेगा? सुस्ता, सॉरी सुस्ता गलत हो गया, एक दूसरी नदी है यहाँ पे। सुस्ता तो बीच में कहीं है बिहार से लेकर, सुस्ता को लेकर ही विवाद है। हम कहते हैं जो सुस्ता वाला एरिया है ना, वो हमारे पश्चिमी चंपारण जिले का आता है, नेपाल बोलता नहीं मेरा है। इधर एक कोई और नदी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद कोसी नदी है, कौन सी, देख के बता दूंगा मैं, है ना। सर लेकिन काली नदी गंडक को है ये शायद। माना गया था कि नेपाल का ये पश्चिमी बॉर्डर है, इधर का पश्चिमी बॉर्डर। क्लियर हुआ आपको काला पानी विवाद? यस सर। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या क्या बकवास हुई है। एक तो नया मैप निकाला नेपाल ने, जिसमें पूरा एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये अपना बना दिया। 21 जून वाली कंट्रोवर्सी आपने देशों ने ली है कि उसने बोला योगा हमारे यहाँ बना हुआ है। ठीक है। उसके पहले हमने देखा कि नेपाल ने अपने देश में मैंdarin भाषा को कंपलसरी कर दिया, बच्चे सीखे मैंdarin भाषा। ठीक है। इसके अभी अभी हमने देखा कि नेपाल हमसे बहुत दिन से मांग रहा था वैक्सीन, हमने बोला भाई 10 लाख वैक्सीन दे दी है, अब नहीं दे पाएंगे, तो वो चाइना के पास चला गया और खूब एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, खूब भारत के बारे में भला बुरा कह रहा है कि भारत ने समय रहते हमें वैक्सीन नहीं दी, हमारे लोगों को मरते छोड़ दिया, फालतू फालतू बातें। और ये सब खूब क्यों रहा है? वहाँ पे केपी शर्मा ओली है, कुछ समय पहले उन्होंने अपनी सरकार भंग कर दी थी, है ना। इनको लग रहा है कि ये जीत नहीं पाएंगे, ये एक संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो लाइफ टाइम के लिए मालिक बन जाऊं, जिस तरह चाइना में हुआ है कि जब तक शी जिनपिंग है तब तक वो वहाँ के मुखिया रहेंगे, जैसा रशिया में हुआ है कि जब तक पुतिन है तब तक वो वहाँ का मुखिया रहेगा, वैसा ये कह करना चाह रहे थे और इनकी चल नहीं पा रही है। तो ये अब एंटी इंडियन स्टैंड ले रहे हैं, इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे हैं कि इंडिया के लोग जो हैं या इंडिया की आर्मी हमारे लोगों को मार रही है, इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारे लोगों का शोषण हो रहा है, इंडिया की पुलिस जो है, इंडिया के लोग जो है वो हमारे नेपाली भाई बंधु को परेशान करते हैं, इंडिया की सरकार जो है वो हमारी जमीन हड़प रही है। ठीक है। ये फालतू फालतू बातें चल रही, ये आप लोग सुनते रहेंगे और अभी अगले 6 महीने तक सुनते ही रहेंगे जब तक वहाँ पे ढंग से चुनाव नहीं हो जाते। तो ये इंडिया नेपाल रिलेशन है, 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इंडिया नेपाल की सुरक्षा हमारी आर्मी करती है, नेपाल, है ना। और नेपाल के साथ बॉर्डर 5 स्टेट का लगता है, काफी पोरस बॉर्डर है, कोई भी घूम, आप भी जा सकते हैं बिना वीजा पासपोर्ट के, आप नेपाल घूम के आ सकते हैं। ठीक है। और फिर भी कितना भी बिगड़ जाए, कितना भी हमको भला बुरा कहे, है तो हमारा ही पड़ोसी ना, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उसको छोड़ देंगे तो चाइना की गोद में चला जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स बातें थी इंडिया नेपाल रिलेशंस को लेकर, तो जिसमें मैंने आपको पुराने से लेकर अभी जो 21 जून की कंट्रोवर्सी वही मैंने आपको बता दी। इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, इनका नाम है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली, है ना। ओली साहब है, कुछ भी कहते रहते हैं, एंटी इंडिया स्टैंड बहुत देते हैं, क्योंकि सारा खेल है कुर्सी का, इनको अपनी कुर्सी बचानी है और इनको नेपाल का पावरफुल व्यक्ति बनना है, क्योंकि इन्होंने देखा इनका जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, वहाँ पे शी जिनपिंग के जब तक जिंदा रहेंगे, मोटे तौर पे एक्टिव रहेंगे, तब तक वहाँ के मुखिया बने रहेंगे। वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। और ऐसा नहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हमेशा से रही, मैंने बोला आज से 10 साल पहले तक यहाँ पे हिंदू राष्ट्र था, यहाँ पे राजा हुआ करता था, हिंदू राजा हुआ करता था। ये नई नई पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, और उसको चाइना ने बैकिंग दी, पैसा दिया, फंडिंग दी, चुनाव जीत गए ये। और अभी फिर से, हाँ एक बात और रह गई, अभी यहाँ पे इतना सारा बेवकूफ़ी हो रहा है, यहाँ की सरकार इतनी गलत काम कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तो यहाँ फिर से मांग उठ गई है, यहाँ फिर से मांग उठी है कि राजा को वापस लाओ, नेपाल बचाओ, ऐसे स्लोगन चल रहे हैं वहाँ पे कि राजशाही वापस चाहिए, ये भगा हो इस कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरह चाइना के हाथों बिक गई है। तो ये भी शायद आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि चाइना के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो सड़कों में उतर गए हैं, वो फिर से जो मोनार्की थी, जो राजशाही थी, उसको वापस लाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है, सॉरी नेपाल का रूल है, जिसके मुखिया केपी शर्मा ओली है, इन्होंने बहुत ज़्यादा घटिया काम किया मोटे तौर पर वहाँ के आदमी के हिसाब से देखा जाए तो, ना जॉब है, ना वहाँ पे हेल्थ सेक्टर है, भूकंप आया तो कुछ काम नहीं हो, भारत ने व्यवस्था की है, अभी पैंडमिक की में भी नेपाल कुछ ढंग से कर नहीं पा रहा है, और नेपाल धीमे धीमे अपनी कई सारे जो मेजर स्टेक्स हैं, कई सारे बड़े बड़े जो ट्रेडिंग हब्स हैं वो चाइना को दे रहा है। और अभी शायद सुनने में आया था इनके यहाँ कोई बिल आने वाला है, अभी आया नहीं है, उसमें बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा ही चाइना को देने वाले, अपने उत्तर वाला जो टुकड़ा है कुछ वो चाइना को दे रहे हैं। और चाइना ने नेपाल तक बुलेट ट्रेन शुरू कर दी है, मतलब बन रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि
चाइना की बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है तो विश्व में सबसे बड़ा है, तो चाइना अपने आसपास के पड़ोसी देशों तक बुलेट ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर BRI के तहत सब कुछ पहुंचा रहा है। और अगर भारत समय पे कोप अप नहीं कर पाएगा, समय पर संभल नहीं पाएगा, तो ये देश भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए ब्रीफिंग हो गई। इस फाइल को मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बाकी नेपाली व्यक्ति के मन में भारत के लिए कोई बुरी बात नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में संबंध अच्छा है, बस सरकार सरकार के स्तर पे संबंध बेकार है। ठीक है, बाकी नेपाली व्यक्ति भारत को सबसे बड़ा अपना दोस्त मानता है, भारतीय व्यक्ति भी नेपाली व्यक्ति के लिए सब अच्छी सोच रखता है, लेकिन जो सरकार सा करे, जैसे अभी इनको अपनी कुर्सी बचानी है, इनको भी अपनी कुर्सी को और मजबूत करना है, तो दोनों तरफ से खेल चलता रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, Good night, sir. गुड नाइट।